आदर्श कॉलोनी शहर का एक शांत और साफ सुथरा इलाका था। यहां ज्यादातर सरकारी अफसर, रिटायर्ड प्रोफेसर और छोटे कारोबारी रहते थे। हर गली में हरियाली थी और बच्चों की हंसी की आवाजें शाम के सन्नाटे को तोड़ती थी। लेकिन उस रोज कॉलोनी में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। सुबह के करीब 8 बजे शर्मा जी की नौकरानी भागती हुई गेट से बाहर निकली। वो चिल्ला रही थी, बबलू बाबू नहीं उठ रहे, दरवाजा अंदर से बंद है, कोई जवाब नहीं दे रहे। लोग इकट्ठा हो गए। बबलू यानी बबलू मिश्रा 28 साल का, अकेला रहता था। आईटी कंपनी में नौकरी करता था। पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का लड़का था। ना ज्यादा उठना बैठना, ना कोई बुरी आदत। पिछले साल ही उसने वो कमरा किराए पर लिया था। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी अंदर से लॉक। कॉलोनी के 2-3 लोग छत से उतरकर अंदर घुसे और फिर जो देखा, सबके होश उड़ गए। बबलू कमरे के बीच में पड़ा था, एकदम शांत। ना कोई खून, ना चोट, ना कोई जहर की बोतल। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। और सबसे अजीब बात, कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। कुर्सी, मेज, लैपटॉप, किताबें, सब कुछ। पुलिस आई, कमरे की जांच हुई, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। थानेदार बोला, खुदकुशी नहीं लगती, हत्या का कोई सुराग नहीं, शायद हार्ट अटैक होगा। लेकिन बबलू की उम्र में हार्ट अटैक? इसी कॉलोनी में रहते थे रिटायर्ड रेलवे डिटेक्टिव विनोद तिवारी। उम्र होगी कोई 68 साल, लेकिन आंखें आज भी तेज और दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। ट्रेन में चोरी के मामले सुलझाते सुलझाते उन्होंने कई अपराधियों को जेल भेजा था। जब उन्होंने सुना कि बबलू की मौत एक बंद कमरे में हुई है, तो उनके कान खड़े हो गए। बंद कमरे में मौत और कोई सुराग नहीं? उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। बिना पुलिस को बताए तिवारी जी दोपहर में बबलू के कमरे में पहुंचे। कमरे को एक नजर में देखा और बोले, पंखा घूम रहा है, लेकिन रफ्तार धीमी है और ये जमीन के टाइल्स कुछ बता रहे हैं। उन्होंने छड़ी से एक टाइल खटखटाई तो आवाज थोड़ी अलग आई। तिवारी जी मुस्कराए। ये मामला जितना सीधा लग रहा है, उतना है नहीं। और तभी उन्होंने कमरे की छत की ओर देखा। पंखे की कुंडी के पास कुछ ऐसा था जो बाकी लोगों की नजर में नहीं आया था। एक महीन सा धागा। विनोद तिवारी बोले, इस कमरे ने जो राज छिपाया है, वो अब ज्यादा देर नहीं छुपेगा। आदर्श कॉलोनी में दिन भर बबलू मिश्रा की मौत की चर्चा रही। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रहस्यमयी मौत आखिर हुई कैसे। ना कोई जहर, ना चोट, ना खून, ना ही किसी तीसरे आदमी की मौजूदगी का सबूत। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की लॉक और पंखा चालू। सब कुछ ऐसा था जैसे किसी ने जानबूझकर मौत को साजिश की तरह पेश किया हो। लेकिन रिटायर्ड डिटेक्टिव विनोद तिवारी को यह मामला कुछ और ही लग रहा था। उनके दिमाग में कुछ सवाल लगातार घूम रहे थे। अगर बबलू ने खुदकुशी की, तो कोई साधन क्यों नहीं मिला? और अगर हत्या हुई, तो कातिल बाहर कैसे गया, जबकि दरवाजा अंदर से बंद था? शाम के वक्त तिवारी जी अकेले फिर से कमरे में पहुंचे। पुलिस ने क्राइम सीन सील नहीं किया था, क्योंकि उन्हें कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई थी। मगर तिवारी जी की आंखें बहुत कुछ देख चुकी थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और कमरे को धीरे धीरे एक कोने से देखना शुरू किया। पंखा अब बंद था। तिवारी जी ने कुर्सी पर चढ़कर पंखे की कुंडी को गौर से देखा। वहां एक बेहद महीन और हल्का धागा था, जो इतनी सफाई से जोड़ा गया था
कि बिना ध्यान दिए किसी को दिखे ही नहीं। धागा पंखे की कुंडी से जुड़कर कमरे के कोने की एक कील से अटका था। उन्होंने फर्श की ओर देखा। एक टाइल बाकी टाइल से हल्की सी अलग थी। जब उन्होंने सुबह उस पर अपनी छड़ी से खटखटाया था तो आवाज अलग आई थी। उन्होंने फिर से छड़ी से उस टाइल को दबाया और फिर एक हल्की सी आवाज के साथ टाइल थोड़ा ऊपर उठ गया। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। तिवारी जी की आंखें चमक उठीं। गड्ढे में एक पतली सी मेटल रॉड थी, करीब 1.5 फीट लंबी, लेकिन उस रॉड का एक सिरा खून से सना हुआ था। खून सूख चुका था, मगर धब्बा साफ था। तिवारी जी की सांसें थोड़ी तेज हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये रॉड, ये धागा और बबलू का शव एकदम बीच में। कोई है जिसने इसे इस तरह से प्लान किया है कि किसी को शक तक ना हो। अब उन्होंने एक और चीज देखी। पंखे के नीचे जो पोजीशन थी, वहां जमीन पर बबलू गिरा था। यानी अगर कोई चीज ऊपर से आई हो और बिल्कुल सीधी नीचे गिरी हो तो ठीक उसी जगह लगती। उन्होंने खुद से कहा, लगता है बबलू के सिर पर ऊपर से रॉड गिरी है। लेकिन सवाल यह था, गिराई किसने और कैसे? तभी उन्होंने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा। एक छोटा सा कैमरा जो बबलू ने खुद लगवाया था अपनी सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने तुरंत बबलू के लैपटॉप को ऑन किया। सौभाग्य से पासवर्ड स्क्रीन के बगल में एक चिट पर लिखा हुआ था, bublu@123। जैसे ही उन्होंने फुटेज खोली, पिछली रात का वीडियो सामने आया। वीडियो में बबलू रात 11 बजे कमरे में आया, दरवाजा लॉक किया, फिर सोने चला गया। करीब आधे घंटे बाद कुछ अजीब हुआ। पंखा चालू था और पंखे के ऊपर जुड़ा हुआ एक पतला सा धागा अचानक से खिंचता है। धागा धीरे धीरे खिसकता है और तभी वीडियो में कुछ झटका सा आता है और फिर धुंधलापन। अगली फ्रेम में बबलू फर्श पर पड़ा है। फुटेज की आखिरी सेकंड में कैमरे के कोने में किसी की परछाई दिखाई देती है, बस 1 सेकंड के लिए। तिवारी जी चौंक गए। परछाई? मतलब कमरे में कोई आया था? या कैमरा किसी और कमरे का फुटेज दिखा रहा है? या कोई टेक्निकल चाल थी? वो सब सोच ही रहे थे कि लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई। एक मैसेज आया, एक्सेस डिनाइड, सिस्टम करप्टेड। तिवारी जी तुरंत समझ गए, ये काम किसी ऐसे इंसान का है जिसे टेक्नोलॉजी की पूरी समझ है। ये कोई आम हत्यारा नहीं। अब ये एक साधारण मौत नहीं रही। अब ये एक शातिर दिमाग की बिछाई गई जाल लग रही थी। और तिवारी जी ने खुद से वादा किया, इस बार वो उस दिमाग को बेनकाब करके ही रहेंगे। बात अब सिर्फ मौत की नहीं थी, अब ये एक चुनौती बन गई थी। कौन है वो जो इतना शातिर है? कैसे की गई ये हत्या इतने सटीक तरीके से? और सबसे बड़ा सवाल, वो परछाई किसकी थी? ये राज अब और गहराने वाला था। विनोद तिवारी उस रात देर तक सो नहीं पाए। बबलू की मौत अब उन्हें एक पहेली से ज्यादा एक खेल लग रही थी। एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल सोच समझकर चली गई थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखती वो परछाई, पंखे से जुड़ा महीन धागा, जमीन में छिपी खून सनी रॉड और अचानक लैपटॉप का क्रैश हो जाना, इन सब चीजों में कोई बहुत बड़ा मतलब छिपा था। अगली सुबह उन्होंने बबलू के मोबाइल की जानकारी निकलवाने के लिए अपने पुराने संपर्कों से बात की। एक पुराना दोस्त था साइबर सेल में, राजीव। उसने कहा कि अगर मोबाइल फोन पुलिस के पास है तो उसे फॉरेंसिक से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन तिवारी जी ने बताया कि अभी तक पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, इसलिए उन्होंने मोबाइल जब्त भी नहीं किया। तिवारी जी ने तय किया कि उन्हें खुद ही बबलू का मोबाइल खोजना पड़ेगा। तिवारी जी दोबारा बबलू के कमरे में पहुंचे। कमरे में सब कुछ वैसा ही था,
लेकिन इस बार उन्होंने मेज के दराज खोलकर ध्यान से देखा। दराज के पीछे एक छोटा सा चेम्बर था, शायद बबलू ने खुद बनाया था। अंदर एक पुराना मोबाइल पड़ा था और साथ में एक डायरी। मोबाइल में पासवर्ड था, लेकिन तिवारी जी को उम्मीद थी कि ये वही पासवर्ड होगा जो लैपटॉप का था। उन्होंने जब BW8123 डाला तो मोबाइल खुल गया। मोबाइल में सबसे आखिरी कॉल रात पर की गई थी। नाम था आर। नंबर सेव नहीं था, लेकिन कॉल 12 मिनट तक चली थी। उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, और फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तिवारी जी ने डायरी को खोला। उसमें बबलू ने कुछ नोट्स लिखे थे, छोटे छोटे, जैसे कोई अपने डर को रिकॉर्ड कर रहा हो। एक जगह लिखा था, वो बार बार कहता है कि मैं चुप रहूं, नहीं तो बर्बाद कर देगा, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर कुछ हो जाए तो समझ लेना वो ही था। तिवारी जी ने उस लाइन को 2 बार पढ़ा। कोई था जो बबलू को धमका रहा था, लेकिन कौन? उन्होंने कॉल लॉग से उस अनसेव नंबर को नोट किया और राजीव को कॉल किया। राजीव ने वादा किया कि वो पता लगाएगा कि नंबर किसके नाम पर है। उसके बाद तिवारी जी कॉलोनी में बबलू के आसपास रहने वालों से मिलने लगे। नीचे वाले फ्लैट में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, मिश्रा जी और उनकी पत्नी। उन्होंने बताया कि बबलू बहुत शांत लड़का था, लेकिन पिछले 2 महीने से बहुत परेशान रहने लगा था। रात को अक्सर खिड़की के पास खड़ा किसी से फोन पर बात करता था। वो बोले, एक रात हमने उसे चिल्लाते हुए सुना था। कह रहा था, तू बार बार क्यों आ रहा है मेरे पीछे? क्या चाहिए तुझे? तिवारी जी को लगा बात गहराती जा रही है। उन्होंने पूछा, क्या आपने किसी को आते जाते देखा? मिश्रा जी बोले, एक बार एक लड़का आया था, दुबला पतला, काले कपड़ों में। उसने दरवाजा खुलवाया, लेकिन अंदर गया नहीं। बबलू उसे देखकर बहुत गुस्से में था। शायद बहस भी हुई थी। तिवारी जी ने पूछा, चेहरा याद है? धुंधला सा, लेकिन आंखें बहुत अजीब थी, डरावनी। अब तिवारी जी के पास कुछ सुराग थे, एक अनसेव नंबर, एक धमकी भरा रिश्ता और एक रहस्यमयी लड़का जो बबलू से मिलने आया था। शाम को राजीव का फोन आया। उसने कहा, तिवारी सर, जिस नंबर से बबलू ने बात की थी, वो नंबर किसी रमेश यादव के नाम पर है, लेकिन ये आदमी पिछले 1 साल से लापता है। उसका आधार कार्ड एक साइबर क्राइम केस में पहले भी यूज हुआ है। लगता है किसी ने उसका आईडी इस्तेमाल करके नया सिम निकाला है। तिवारी जी चौंके। अब ये बात पूरी तरह से साफ थी। ये मामला प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर है, लेकिन सवाल अब यह था कि हत्या किसने की, क्यों की, और उस धागे और मेटल रॉड के पीछे की असली कहानी क्या है? रात होते होते तिवारी जी फिर से बबलू के कमरे में गए। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, पंखा चालू किया और कुर्सी पर बैठकर उस जगह को घूरने लगे जहां बबलू की लाश मिली थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुर्सी को सीधा उस पोजीशन में रखा जहां बबलू बैठा करता था। फिर पंखे से धागा नीचे लटकाया और रॉड को उससे जोड़कर धीरे से छोड़ दिया। जैसे ही पंखा घूमता, रॉड धीरे धीरे झूलती, फिर एक मोड़ पर पहुंचकर फिसलती और सीधी गिरती उसी पोजीशन पर। तिवारी जी ने खुद से कहा, यह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। कातिल जानता था कि कब, कैसे और कहां से रॉड गिरेगी। उसने टाइमिंग सेट की थी। इसका मतलब कमरे में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कमरे को बाहर से किसी तरह से लॉक किया गया था, या फिर कातिल ने बहुत पहले सब कुछ सेट कर दिया और चला गया। तिवारी जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अब सिर्फ 2 चीजें जाननी थी, कातिल कौन है और उसका मकसद क्या था। लेकिन फिर
दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की आहट आई। वो आहट धीमी थी पर साफ थी। तिवारी जी धीरे से उठे, लाइट बंद की और दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। बाहर कोई था। किसी ने धीरे से कुंडी हिलाई और फिर चला गया। तिवारी जी ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा कागज पड़ा था। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बहुत खोदोगे तो खुद भी दफन हो जाओगे। अब यह पहेली एक धमकी में बदल चुकी थी और इस खेल की अगली चाल और भी खतरनाक होने वाली थी। तिवारी जी ने उस छोटे से कागज को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। कागज पर लिखा हुआ मैसेज टेढ़मेढ़े अक्षरों में था, जैसे किसी ने जानबूझकर अपनी हैंडराइटिंग बदली हो। एक पल को वो चुपचाप खड़े रहे, फिर उन्होंने कागज को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। उनके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। सुबह होते ही वो सीधा कॉलोनी के चौकीदार से मिलने गए। चौकीदार, नाम था सुभाष, रात की ड्यूटी करता था। तिवारी जी ने सीधा सवाल किया, कल रात कोई बाहर आया था बबलू के फ्लैट के पास? सुभाष ने सर हिलाया, नहीं साहब, रात को कोई नहीं आया। बस एक आदमी आया था देर रात करीब 2 बजे। उसने कहा कि वो दूसरी बिल्डिंग में रहता है, अपनी बीवी से लड़ाई करके बाहर टहलने निकला है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कैसा था वो? दुबला, लंबा और आंखों में चश्मा। जैकेट पहना था और सिर पर टोपी। तिवारी जी का माथा फिर से सिकुड़ गया। यही हुलिया उन्हें मिश्रा जी ने भी बताया था। दुबला, काले कपड़े, डरावनी आंखें। शायद यही आदमी बार बार लौट रहा था। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस आदमी का पीछा करना होगा, वरना वो और कुछ कर बैठेगा। शाम को उन्होंने अपने पुराने पुलिस वाले सूत्रों से कॉलोनी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। 2 बिल्डिंग्स की फुटेज में वो आदमी दिखा, काले कपड़े, टोपी और चेहरे का आधा हिस्सा मास्क से ढका हुआ। उसने एक बार बबलू के फ्लैट की सीढ़ियों की ओर देखा, फिर अचानक रुककर मुड़ गया। तिवारी जी ने तुरंत वो फुटेज सेव कर ली और राजीव को भेज दी। राजीव ने कहा, चेहरा ढका है, लेकिन मैं कैमरा क्लियर करवा के देखता हूं। उधर तिवारी जी बबलू की डायरी फिर से पढ़ने लगे। इस बार उन्होंने पिछले के पन्ने ध्यान से पढ़े। एक जगह लिखा था, उसने कहा था कि ये बात बाहर निकली तो मेरा करियर खत्म कर देगा, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे जो सच पता चला है वो सबको जानना चाहिए। कोई मासूमों की जिंदगी से खेले और हम डर के मारे चुप रहें? नहीं, अब बहुत हुआ। तिवारी जी की आंखें अब समझने लगी थी कि बबलू सिर्फ एक आम लड़का नहीं था, वो शायद किसी सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गया था। पर क्या? वो बबलू के कॉलेज गए, वहां के कुछ दोस्तों से बात की। एक लड़का, नाम था साहिल, बबलू का काफी करीबी था। पहले बात करने से हिचकिचाया, लेकिन जब तिवारी जी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं और सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं, तब साहिल ने कहा, सर, बबलू कुछ दिनों से बहुत अजीब हो गया था। वो कहता था कि उसे एक ऐसा वीडियो मिल गया है जिसमें किसी का काला सच रिकॉर्ड हुआ है। उसने वो वीडियो पहले अपने लैपटॉप में रखा था, फिर डर के मारे किसी पेन ड्राइव में डालकर छुपा दिया। वो मुझे बताने वाला था कि कहाँ छुपाई है, लेकिन फिर एक दिन अचानक कहने लगा कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तिवारी जी को अब कहानी की असली जड़ का अंदाजा होने लगा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो वो वीडियो किसके बारे में था? साहिल ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, शायद किसी बड़े आदमी का था, किसी नेता या बिजनेसमैन का, या शायद कोई कॉलेज का ट्रस्टी। बबलू कुछ बोलता नहीं था,
लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखता था। अब कहानी और भी गहरी हो चुकी थी। बबलू के पास कोई ऐसा सबूत था जो किसी ताकतवर इंसान की सच्चाई को उजागर कर सकता था, और शायद उसी ने बबलू को मरवाया था। तिवारी जी उसी रात दोबारा बबलू के कमरे में गए। उन्होंने कमरे को ध्यान से देखा, खासकर दीवारों को। बबलू की एक अलमारी के अंदर किताबों की पुरानी लाइन लगी थी। उन्होंने सभी किताबें निकाली। पीछे एक छोटा सा खोखला हिस्सा था। वहां एक पेन ड्राइव पड़ी थी। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, अपनी जेब में रखा और घर लौट आए। राजीव को फोन कर बताया और उसे वीडियो फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। अगले दिन राजीव का कॉल आया। उसकी आवाज में गंभीरता थी। सर, उस वीडियो में कुछ ऐसा है जो किसी की नींद उड़ा देगा। इसमें एक आदमी किसी लड़की को धमका रहा है। कह रहा है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। लड़की बहुत डरी हुई लग रही है। ये वीडियो शायद एक होटल के कमरे में छुपे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। तिवारी जी की सांस थम गई। उन्होंने पूछा, आदमी कौन है? पहचान आ रही है? चेहरा आधा ढका है, लेकिन आवाज पहचानने वाली है। मैं टीम से फुल ऑडियो क्लीन करवा रहा हूं। उसी रात तिवारी जी को फिर से एक धमकी भरा मैसेज मिला। इस बार उनके घर के दरवाजे पर चिपका हुआ कागज। उसमें लिखा था, अब भी वक्त है, पीछे हट जाओ, नहीं तो बबलू की तरह तुम भी एक दिन ऐसे ही बंद कमरे में मिलोगे। लेकिन तिवारी जी अब डरने वालों में से नहीं थे। वो जानते थे कि सच सामने लाने के लिए उन्हें एक आखिरी चाल चलनी होगी, और इस बार चाल ऐसी होगी जो खुद कातिल को अपनी मान से बाहर खींच लाएगी। तिवारी जी सारी रात सो नहीं पाए। मन में बार बार वो लाइन घूम रही थी, बबलू की तरह तुम भी एक दिन ऐसे ही बंद कमरे में मिलोगे। ये धमकी अब खेल की आखिरी चाल थी, और तिवारी जी जानते थे कि अब उन्हें सामने से वार करना होगा। सुबह होते ही उन्होंने राजीव को बुलाया और कहा, मुझे उस वीडियो की क्लियर ऑडियो चाहिए। चेहरा अगर आधा भी ढका हो, पर आवाज झूठ नहीं बोलती। राजीव ने कंप्यूटर से स्पीकर जोड़ा और वो ऑडियो चलाया। धीमे धीमे कमरे में वो आवाज गूंजने लगी। किसी आदमी की गुस्से भरी आवाज थी, अगर एक शब्द भी बाहर निकाला तो तेरा भाई कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, तू नहीं जानती। तेरे पास कुछ नहीं है और हमारे पास सब कुछ। तिवारी जी की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने राजीव से कहा, अब जरा 2 साल पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप्स निकालो, कॉलेज के ट्रस्टी बोर्ड की मीटिंग वाले। राजीव ने वो वीडियो खोले। एक के बाद एक अलग अलग ट्रस्टी, चेयरमैन और गेस्ट की स्पीच चलने लगी। अचानक एक वीडियो में वही आवाज आई। तिवारी जी ने तुरंत कहा, रुको, यही है। वो आदमी था आशुतोष मलिक, कॉलेज का ट्रस्टी और एक नामी बिल्डर। उसकी आवाज उस धमकी वाले वीडियो से हूबहू मिल रही थी। अब शक नहीं रहा था। बबलू ने किसी लड़की के साथ हुए गलत व्यवहार का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें आशुतोष साफ दिखता और सुनाई देता था, और इसी वजह से बबलू को रास्ते से हटाया गया था। लेकिन अब सवाल था, आशुतोष ने किसी को भेजा या खुद आया था? और अगर खुद नहीं आया तो कौन था वो जो रात में टोपी पहनकर कॉलोनी में घूम रहा था? तिवारी जी ने अब चाल चली। उन्होंने एक झूठी अफवाह कॉलोनी में फैलाई कि एक सीक्रेट वीडियो मिला है जो अगले दिन पुलिस को सौंपा जाएगा, और जिसमें कातिल का चेहरा साफ दिख रहा है। ये खबर कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। उस रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 1 बजे तिवारी जी की घंटी बजी। वो पहले से तैयार बैठे थे। दरवाजा खोला तो सामने वही आदमी खड़ा था। टोपी,
काले कपड़े, चश्मा। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सच में लगा कि तुम बच जाओगे? तिवारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे पता था तू आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि तू खुद आएगा। इतने में पीछे से राजीव और 2 पुलिस वाले निकले। उस आदमी ने पलटकर भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब टोपी और चश्मा हटे तो सब चौंक गए। वो था नीरज, आशुतोष मलिक का पर्सनल असिस्टेंट। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। बबलू को पता चल गया था कि सर कॉलेज की एक स्टूडेंट को ब्लैकमेल कर रहे थे। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। जब मुझे पता चला तो मैंने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और उस रात अंदर घुसा, लेकिन उसे जहर या गोली से नहीं मारा। मैं तो बस उसकी हार्ड डिस्क चुराने गया था। जब वो जाग गया तो मैं डर गया और धक्का दे दिया। वो सीधा फर्श पर गिरा और शायद उसकी गर्दन टूट गई। तिवारी जी ने पूछा, लेकिन कमरे की कुंडी अंदर से कैसे लगी थी? नीरज बोला, मैंने दरवाजा बंद करके कुंडी में एक ट्रिक इस्तेमाल की। धागे से खींचकर बाहर से ही अंदर की कुंडी बंद कर दी। बबलू बेहोश पड़ा था। बाद में सीसीटीवी का मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया। अब सारा राज खुल चुका था, पर अभी एक काम बाकी था। तिवारी जी ने अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई। उन्होंने खुद वो वीडियो सबके सामने चलाया, जिसमें आशुतोष मलिक की असली सच्चाई सबके सामने आई। लड़की की पहचान छिपाई गई, लेकिन उसकी आवाज ने दुनिया को सच्चाई बता दी। आशुतोष मलिक को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। कॉलोनी में सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। बबलू का सच अब सामने आ चुका था, और तिवारी जी ने फिर से साबित कर दिया था कि असली ताकत बंद दरवाजों के पीछे नहीं, सच्चाई की आवाज में होती है। 2 हफ्ते बीत चुके थे। आशुतोष मलिक जेल में था और नीरज पर केस चल रहा था। कॉलोनी में अब भी लोग बबलू की बात करते थे, उसकी बहादुरी, उसकी चुप्पी और उसकी सच्चाई की लड़ाई। बबलू की मां, जो अब तक गुमसुम रहती थी, उस दिन पहली बार अपने घर के बाहर आई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उन्होंने तिवारी जी को देखते ही उनके पैर छुए और कहा, आपने मेरे बेटे को इंसाफ दिला दिया। तिवारी जी कुछ नहीं बोले, बस एक हाथ उनके कंधे पर रखा और सिर झुका लिया। वो जान गए थे, कभी कभी इंसाफ भी अधूरा लगता है जब अपना ही कोई वापस नहीं आता। अगले दिन एक स्कूल में प्रोग्राम था। वहां बबलू को मरणोपरांत साहस पुरस्कार दिया जा रहा था। पूरा स्कूल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। मंच पर बबलू की फोटो लगी थी। साधारण सा चेहरा, लेकिन आंखों में वो तेज था जो बहुतों में नहीं होता। तिवारी जी भी वहीं मौजूद थे। जब उन्हें बोलने के लिए बुलाया गया तो पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने माइक थामा और धीमे से बोले, एक लड़का जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस एक गलती देखी और चुप नहीं रहा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका सच हमारे साथ है। एक पल रुके, फिर बोले, कई बार हमें लगता है कि हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, लेकिन याद रखो, सच्चाई जब चुप भी रहती है, तब भी वो किसी न किसी की आत्मा को जगा देती है। बच्चों की आंखों में चमक थी, कुछ रो भी रहे थे। वो दिन सिर्फ एक अवार्ड का दिन नहीं था, वो एक क्रांति की शुरुआत थी। बबलू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर फैल चुका था। हजारों लड़कियां और लड़के उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे थे। वो सब लोग जो सालों से डर कर चुप थे, अब बोलने लगे थे। बबलू की मां ने एक ट्रस्ट शुरू किया, सच की आवाज, जहां ऐसे ही बच्चों को मदद दी जाती थी जो गलत के खिलाफ खड़े हुए
लेकिन अकेले रह गए। और तिवारी जी, वो अब भी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, छत के पंखे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, उस बंद कमरे ने सिर्फ एक लाश नहीं छुपाई थी, उस कमरे ने एक ऐसे सच को जन्म दिया था जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। उन्हें अब किसी प्रमोशन या मेडल की जरूरत नहीं। उन्हें सिर्फ ये संतोष चाहिए था कि एक और मासूम की आवाज दबने से बच गई। अदरक की चाय का आखिरी घूंट लेते हुए उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बबलू की बहन अपने स्कूटी पर स्कूल जा रही थी, सिर ऊंचा करके, आंखों में आत्मविश्वास लिए। तिवारी जी मुस्कुराए। कहानी खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ एक दरवाजा बंद हुआ था और कई खिड़कियां खुल चुकी थी। दिस इज द एंड ऑफ दिस फिक्शनल ऑडियो स्टोरी। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर या सस्पेंस किस पल में महसूस हुआ। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी हैं तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।